ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए, इसके झा सरकार रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 का ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है, यानी कि 24 जो है ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 24 करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसके जा ग्रुप डी वॉल्यूम जीके जीएस के नाम से। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया है अनअकैडमी। अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। जैसे कि मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि कल यानी कि 27 फरवरी को आपका बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें आपसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जा रहा है और फ्री के साथ साथ आपको बहुत सारा इनाम दिया जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि एक तो टेस्ट फ्री, दूसरा आपका इनाम पे इनाम। तो देखिए, कल सुबह 10 बजे से ये टेस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। स्कॉलरशिप टेस्ट बैंक का 10 बजे सुबह होगा, एसएससी का 2 बजे और रेलवे का 5 बजे। इसके साथ ही आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आपका रैंक 1 आता है तो आपको लैपटॉप मिलेगा, रैंक 2 से 6 आएगा तो स्मार्टफोन मिलेगा, रैंक 7 से 16 आएगा तो एयरपोर्ट्स मिलेगा। इसके साथ ही 300 विनर को 1000 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर मिलेगा और 400 विनर का अनअकैडमी स्कॉलरशिप मिलेगा। लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए। स्कॉलरशिप टेस्ट का भी लिंक मिल जाएगा और सब्सक्रिप्शन लिंक भी मिल जाएगा। और आपको यूज़ करना है सारण 10 लगाना आप ना भूलें। जब आप इनरोल करें तो सारण 10 जरूर लगाएं और आप सभी को ये टेस्ट देना है, ठीक है। कोई ये ना सोचे हम नहीं देंगे, सब लोग दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है जी, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, तो ये जो है ध्वनि का प्रवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप जो यूज करता है वो ध्वनि का प्रवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। और स्टेथोस्कोप का कार्य किसके लिए होता है, तो हृदय गति को स्टेथोस्कोप यंत्र से क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यानी कि ध्वनि का प्रवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। यानी यूएई को छोड़ के तो ये अमेरिका जो है बना हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न है कि वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं। तो जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो लाल और हरा में अंतर ही नहीं कर पाते हैं, ये कौन है। ये विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है। तो ये वर्णांध यानी कि लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया था। तो काला महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव को आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो रॉकेट पे आपका कौन सा सिद्धांत लागू होता है, तो रॉकेट पे संवेग संरक्षण का थ्योरी लागू होता है। रॉकेट के गति में संवेग संरक्षण का थ्योरी लागू होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, यानी पी बराबर एम वी, ठीक है। और संवेग एक क्या है, सदिश राशि होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यविद किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जीपी सामंत को मुख्य सांख्यविद नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पे क्या हो जाता है। तो पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पे क्या हो जाता है, आपका घट जाता है, क्योंकि
साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये आपके इलियट पेज, क्या हुआ, इलियट पेज बने हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सेट अंतिम सेट है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। यानी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, परमाणु बम का तो नहीं करते हैं, बिजली का हीटर का नहीं करते हैं, डायनेमो का नहीं करते हैं, डायनेमो नहीं करते हैं। इसका मतलब है हम बैटरी करते हैं। बैटरी आप चार्ज कर लेते हैं तो आप रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो इसका बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का सह कार्यवाहक या महासचिव चुना गया है। किसे चुना गया है, तो ये दत्तात्रेय होन्सासलो को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी में हवा का बुलबुला का व्यवहार करता है। पानी में हवा का बुलबुला जो होता है वो किस प्रकार व्यवहार करता है। तो ये अवतल लेंस किस भांति व्यवहार करता है। यानी कि पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यह बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखता है, उत्तल लेंस के समान दिखता है, लेकिन व्यवहार करता है कैसा, पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि हाल ही में वनवासी समागम आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर जो होता है वो उच्च तापमान को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। किसको, पायरोमीटर का उपयोग हम उच्च ताप को मापने के लिए करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर जो होता है उसे हवा की शक्ति को, गति को मापते हैं। और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर लघु धारा को मापने के लिए काम आता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है। तो ये आपका 74% तक बढ़ाने की अनुमति भारत सरकार ने दे दिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्यूबलाइट में भरी होती है। ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है जी, तो ट्यूबलाइट में आपका कम दाब पर पारे की वाष्प भरी होती है, ठीक है। कम दाब पर पारे की वाष्प जो होती है ये ट्यूबलाइट में भरा होता है। अब वही बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट, विद्युत बल्ब का जो होता है फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है ये 16 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल होता है। ध्वनि की तीव्रता अगर व्यक्त करता है तो उसका मात्रक क्या होता है, बेल होता है। अब एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। 10 डेसिबल 10 डीबी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था ये आपका प्रोशनी नदी पर लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इस युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है और ऋग्वेद के 10वें मंडल के
पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन पहली बार मिलता है और गायत्री मंत्र का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सवित्री या सावित्री नामक देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। देखिए अगर हम Na2CO3, ये Na है, N है, Na2CO3 को अगर 2HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये CO2 क्या हो जाएगा, गैस उत्पन्न करती है। अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा का गठन किया था। तो आत्मीय सभा का जो गठन जो है ये राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किया था। ठीक है, कब किया था, 1815 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद आपका, ये सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं समाज थी प्रमुख संस्था या सभा का संस्थापक किए ही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि Fe2O3 से Fe तथा FeO प्राप्त करने के लिए वात्या भट्टी के ऊपरी भाग में प्रयुक्त अपचायक क्या होगा। अपचायक क्या होगा, तो देखिए Fe2O3 से Fe तथा FeO प्राप्त करने के लिए वात्या भट्टी के ऊपरी भाग में जो अपचायक होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 में 5 को तथा 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा प्रभावी हुआ था। ठीक है, और बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। तो ये कौन आंदोलन छेड़ा गया था, तो स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लॉर्ड कर्जन याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। और इसका जो आंदोलन छेड़ा गया था ये स्वदेशी आंदोलन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो प्रोटॉन जो होता है उसमें सकारात्मक आवेश होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे तरल मुद्रा किस मुद्रा को कहा जाता है। तो सबसे तरल मुद्रा जो होता है ये आपका M1 होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तरल होता है। सबसे कम तरल मुद्रा क्या हो जाएगा, M4 होता है। बृहत मुद्रा M3 होता है और संकुचित मुद्रा क्या होता है, M1 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है। तो अम्लीय ऑक्साइड की बात की जाए तो अम्लीय ऑक्साइड सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो CO2 जो होता है एक अम्लीय ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है और वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है, कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होती है, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। रुपया का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था। तो रुपया का अंतिम बार अवमूल्यन की बात की जाए तो ये आपका जुलाई 1991 में किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, अंतिम बार। और भारत में अब तक 3 बार रुपया का अवमूल्यन किया गया है।
पहला किया गया था 1949 में, दूसरा 1966 में और तीसरा 1991 में। और रुपया के अवमूल्यन से निर्यात को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है और आय तक हानि होती है, तथा आय तक क्या होती है, हानि होती है। और 1991 में ही भारत सरकार द्वारा उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण को अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़ों पर से आयोडीन का दाग दूर किया जा सकता है। तो ये सोडियम थाइसल्फेट विलयन से कपड़ों पर से आयोडीन को दाग को दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी की सतह से ओजोन की ऊंचाई जो है ये 40 से 55 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन क्षेत्र का मतलब होता है कि ओजोन परत की मोटाई में कमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन होता है। तो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन जो होता है ये आपका फ्लोरीन होता है, यानी कि F2 सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन होता है। आवर्त सारणी के साथ एक समूह वाले तत्व हैलोजन होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन एक अति प्रबल ऑक्सीकारक भी होता है। फ्लोरीन जो होता है एक अति प्रबल ऑक्सीकारक भी होता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो ये आपका महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, जहाँ इनकी कुल संख्या की बात की जाए तो 48 है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गैस सबसे हल्की होती है। गैस सबसे हल्की कौन? हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि मानस नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कि तिब्बत, चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। इसकी अगर प्रमुख सहायक नदियों में देखा जाए तो आपका सुबनसिरी, भरेली, तीस्ता, अमो, कामेंस, मानस, दिबांग, सिकांग, लोहित, दिहांग, धनची तथा केपली हैं। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों गंगा नदी जो भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो बहुत बार पढ़े हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से भी जाना जाता है? कहवा पतन के नाम से कौन जाना जाता है? तो सैंटोस जो होता है ये सैंटोस पतन, देखिए ब्राज़ील के सैंटोस पतन को विश्व का कहवा पतन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, सैंटोस पतन। ठीक है, ये ब्राज़ील के सैंटोस पतन विश्व का सबसे बड़ा कहवा के नाम से जाना जाता है। और क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको? क्यूबा को। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो भाषा के आधार पर बात की जाए तो पहला राज्य 1956 में आंध्र प्रदेश था। क्या था? 1956 में आंध्र प्रदेश था। और प्रथम 5 वर्षीय योजना का काल 1951 और 56 तक था तथा यह हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में। चलिए नेक्स्ट, अगला है, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो कुनैन जो होता है सिनकोना पेड़, सिनकोना जो पेड़ है सिनकोना पेड़ से आपका कुनैन की छाल निकाली जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा होता है क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है ये संसद का हिस्सा होता है।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं संसद का एक अभिन्न अंग होता है तथा वह संसद में नहीं मतलब वो राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं लेकिन संसद में नहीं बैठते हैं। राष्ट्रपति का जो 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही नहीं थे, ये आर्टिकल 53 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि पर्ण-हरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पर्ण-हरित में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभा के गठन का प्रावधान करता है। तो विधानसभा का गठन का प्रावधान जो होता है अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन का प्रावधान होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो फंक ने विटामिन का खोज किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि फैलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है। तो फैलेरिया का संचार जो होता है ये क्यूलेक्स मच्छर द्वारा किया जाता है, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से क्या होता है मलेरिया होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होता है वो क्या होता है, वो आपका एनालॉग होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि डैश कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। तो क्या होता है, हम कह सकते हैं कि 64 बिट कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय क्या होता है न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 64 बिट्स केवल 64 भिन्न अक्षरों को सांकेतिक शब्द में बदल देते हैं, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है एक न्यूनतम समय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इधर है कि कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को घड़ी के MHz से मापा जाता है। क्या होता है, घड़ी के MHz से मापा जाता है, यानी कि गति मेगाहर्ट्ज, ठीक है, या गीगाहर्ट्ज से भी नापा जाता है। तो ये घड़ी के MHz से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन जो क्लॉक होता है, क्लॉक पल्स के आने पर होता है। ठीक है, इसकी गति को प्रति सेकंड पल्स की संख्या या हर्ट्ज में हम मापते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।